अनामिका जी, आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ये ऐसा दांव खेल दिया है जो बीजेपी को ना तो निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो एक वक्त में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यह दाखिल करके कहा था कि सेंसस कराने का जो अधिकार है वो केंद्र का है, राज्य को नहीं देना चाहिए और जातिगत आधार पर जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस दांव से ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए चित हो गया और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? मैं सारे लोगों को ध्यान से सुन रही थी। सबसे पहले मैं भावेश जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। रोहिणी कमेटी के बारे में मुझे पता है, पर जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रवक्ता उसका उपयोग कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम किसी भी बात का, किसी भी मुद्दे का उपयोग नहीं करते हैं भावेश जी। और दूसरी बात, कर्नाटक की बात हुई कि वहां अगर हमने आरक्षण को बदला या आरक्षण में हिस्सेदारी कम या कहीं ज्यादा की तो उसका हमें लाभ नहीं मिला। हम कोई भी आरक्षण, कोई भी योजना या देश हित में जब भी हम कोई बात करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये अंत्योदय की विचारधारा है, जिसका अर्थ है पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति। और जब हम पंक्ति की बात करते हैं तो उसमें सारे समाज के, सारे जाति के लोग शामिल होते हैं, सारे धर्म के लोग शामिल होते हैं। जब हम आयुष्मान बनाते हैं तो हम नहीं देखते कि उसमें किस जाति और धर्म के लोग आए। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत प्रभावी रूप से आपके चैनल से कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन, वाजपेयी जी भी अभी जिस तरह से कह रहे थे, हमने एक लाइन में सिर्फ ये बता दीजिए, क्या आरजेडी और जेडीयू के इस दाव से बीजेपी फंस गई है? बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2024 के परिणाम बताएंगे। उत्तर प्रदेश और योगी सरकार इस बात की गवाह है। एक जाति विशेष जिस तरह के आंदोलन खड़ा करके काम किया गया और क्या परिणाम है। बहुत ठीक है अजय उपाध्याय जी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी प्लस एससी प्लस एसटी इज इक्वल टू 84%, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब इन आंकड़ों को कैसे पेश करने की तैयारी कर रही है कांग्रेस, खास करके इंडिया गठबंधन के थ्रू? समीर भाई, क्या जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी उसकी हिस्सेदारी नहीं उसको मिलनी चाहिए क्या ये न्याय का तकाजा नहीं कहता है क्या? ये तो नेचुरल जस्टिस है और ये मिलना चाहिए। जिनको जितनी संख्या है, जिनकी, उनके हिसाब से, उसके अनुपात में संसाधनों पर उनका अधिकार हो तो क्या बुराई है। यही बात हमारे पहले भी प्रधानमंत्री जी कहते थे, तो इसको हिंदू मुस्लिम इन लोगों ने बांटने का काम किया था। अब जब हम जातियों की बात कर रहे हैं, जिनका जितना अधिकार समाज में होना चाहिए, चूंकि संख्या उनकी है, यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हक दीजिए। हक देना ही राज्य सत्ता का काम होता है। राज्य सत्ता का काम सिर्फ सत्ता पर अधिकार बनाना नहीं होता है। अंतिम बात, जिस तरह से हमारे यहाँ साथी हैं, कुछ लोग बैठे हुए, अनामिका जी हैं, ये जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग इस तरह की धारणा बनाना चाहते हैं। समाज में न्याय का वितरण भी होना चाहिए, संसाधनों का। यही न्याय कहता है, सामाजिक न्याय। और राज्यों की बात करते हैं, कर्नाटक में भी हमने कराया, केंद्र में भी हमने जातीय जनगणना कराया, लेकिन ये सरकार 9.5 साल से जातियों में बांटने की कोशिश नहीं है ना, जातियों में बांटने की कोशिश नहीं है नवल किशोर जी। नहीं, ये बांटने का काम जातियों में बांटने की कोशिश नहीं है ना, इससे सियासत में जातिवाद और तो नहीं बढ़ेगा। समीर, नवल किशोर जी जल्दी से एक पॉइंट ऐड करते हैं। हाँ जी, एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, कितना दुर्भाग्य है कि जाति को आप बना करके रखना चाहते हैं, जाति का आप लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन जातीय जनगणना से आप डरते हैं। आज कांग्रेस इस बात को कह रही है, जो हमारे अजय उपाध्याय जी जो बात कह रहे हैं, देखिए इसके पीछे कारण क्या है। क्या? ये कांग्रेस भी जानती है कि धर्म की राजनीति को भारत से खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है सामाजिक न्याय की लड़ाई। आज भूले सही कांग्रेस ने आज ये बात को कहीं ना कहीं ये महसूस किया, या फिर एक ही तरीका है कि जातियों में बांट दो। जो आरोप लग रहा है कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं। सुनिए, मुसलमान में भी जातियां हैं। ये सद्भावना जैसे गणना कहाँ है? अब ये सद्भावना जैसे मुसलमानों में जाति उसकी गणना कहाँ है? मुसलमान में जातियां हैं भाई। देखिए, इस जातियां बनाया कौन? उसका हम लोग ने धर्म बदल लिया, मुसलमान, लेकिन जात में अब भी फंसे हैं, जबकि इस्लाम जात में नहीं कहता है। ये जात का दुष्परिणाम है देश का। ये जातियों को तो जागना पड़ेगा, जातियों को बताना पड़ेगा। अब आप भर्ती निकाल रहे हैं, ओबीसी, सुन लीजिए, आप ये बात पहरेदारी की है, ये बात अब जो है सामाजिक पहरेदारी की है कि हमारा हिस्सा कौन खा रहा है, हमारा हिस्सा कौन लूट रहा है। क्या भारत की धन संपदा पर सबका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि कोई 1% है उसको आप टिकट नहीं देंगे,
उसको आप नौकरी में हिस्सा नहीं देंगे, उसको आप जमीन नहीं देंगे, मतलब जातियों उसको को आप आंकड़ा और आना सुनिए, जरूरी एक है मिनट, और उसी के आधार पर उनको न्याय मिलेगा। और जिस समाज का कोई नेता नहीं होता है उसका थाने में लाठी बजती है उसके ऊपर। ठीक है बान जी जिस तरह करप्शन का शिकार होता है। नवल किशोर दास है, जवाब ले लेते हैं। बान जी जिस तरह की देश में राजनीति, ठीक है, जिस तरह की देश में राजनीति हो रही है, ये माना गया, ये उदाहरण पेश किया गया कि हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, क्या इससे उस मुहावरे पर या उस सिनारियो को तोड़ने में वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो आज की तारीख में बीजेपी के अगेंस्ट में खड़ी हैं, उसको तोड़ पाने में कामयाब होंगी? आप लोग कैसे देखते हैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हिंदू समाज को जाति के नाम पर तोड़ने का कुचक्र चला जा रहा है, और मुझे लगता है ये जाति गणना अभी पूरी नहीं हुई है। केवल आपने हिंदुओं की दिखाई है ना, मुसलमानों में जाति नहीं है क्या, ईसाइयों में जाति नहीं है क्या? सुन लीजिए, कहाँ दिखाया? केवल मुसलमान दिखाया उसमें। हमने शुरू में ही बता दिया कि जैसे हिंदुओं की अलग अलग जातियों की जनगणना हुई है, वैसे ही मुसलमानों की भी हुई है भाई। कंफ्यूजन ना रखिए। देखिए 84% हिंदू हैं, उनके जातियों का बाइफर्केशन आया है, उसी तरह से मुस्लिमों का भी आया है। छोटा करेक्शन, नवल किशोर जी इसलिए ये कह रहे हैं, नवल किशोर जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवल जी ने ये कहा था कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था, हाँ, मुसलमान भाई नहीं कहा था, इनका आरंभिक मुसलमान वो अलग बात है। लेकिन महामंडलेश्वर जी सवाल पर आ जाते हैं, क्या जाति का जनगणना नहीं देगा? महामंडलेश्वर जी सुनिए, हमारे यहाँ तो किसी मंदिर में जाति नहीं दिखाई देती, किस जाति के आप लोग हैं। वहाँ तो एक इमाम के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे उनको बोलने तो दीजिए। को बांटने का कुछ जाति के नाम पे हिंदू को लड़ाना चाहते हैं। सुनिए, जाति के नाम पे हिंदू को लड़ाने का कुछ कितनी बड़ी सच्चाई है, जाति कितनी बड़ी सच्चाई है। अभी 4 दिन पहले मुजफ्फरनगर के बगरा जगह में 80 लोगों ने, जो 7 परिवार है मुस्लिम परिवार, उन्होंने बाकायदा धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू बने हैं। अच्छी बात है, स्वागत है। जाति उनकी वहां है मुस्लिम में, स्वागत है। यहाँ भी उनकी जाति यही है। भारत में धर्म परिवर्तन हो सकता है, जाति परिवर्तन नहीं हो सकती। यही तो आप हिंदू बने। अच्छा ठीक है, सनातन में तो जाति की बात नहीं बनी। एक मिनट महामंडलेश्वर जी आपकी बात क्लियर, एक मिनट के कारण पहले महामंडलेश्वर जी आपकी बात क्लियर हो जाए। आपने कहा, महामंडलेश्वर जी आपने कहा कि हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांटने की कोशिश हो रही है, जो कि गलत है। ये कोशिश कौन कर रहा है? राजनीतिक लोग। कौन से राजनीतिक लोग? ये हमारे कौन से राजनीतिक लोग? किसी वेद में हमारे जाति की बात नहीं है। ये बताइए, ठीक है, तो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है सर, ठीक है अंसारी साहब, एक मिनट, नवल किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को जातियों में बांटने का कुचक्र रचा जा रहा है, लेकिन ये जो जाति आधारित राजनीति है, ये तमाम दल करते हैं, इसमें नया क्या है? राहुल देव सर, आप कैसे देखते हैं? क्या आप ये मानते हैं ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को? क्योंकि बीजेपी ने एक सिनेरियो ऐसा बनाया कि देश में राजनीति की बदलाव हुई और उसका तोड़ आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ इस तरह लेकर आई है। मैं महाराज की कृपा से पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया विपिन, लेकिन जो समझा हूं तो इससे देखिए दोनों को ही नुकसान होगा, दोनों को ही फायदा तो मुझे अभी कहीं कोई दिख नहीं रहा है। ये मानना कि इससे बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा और सामाजिक न्याय की पार्टियों आदि को, यानी आरजेडी वगैरह को नुकसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब अभी बिहार का ही उदाहरण लीजिए आप, वहाँ पर अभी यादवों की संख्या निकली है 14%। पिछले चुनाव में आरजेडी ने यादवों को टिकट दिए 40%। तो अब ये 40 और 14 के बीच में कैसे, अब जब टिकट बटेंगे तो कैसे होगा? जो जिनको नहीं मिले 14 को 40 दिए गए तो बाकी का क्या होगा? तो एक मिनट, ये सबके भीतर होने वाला है। सर एक करके अपनी बात पूरी, ये सबके भीतर होने वाला है और सारी पार्टियों के सामने, मैं बात पूरी कर लूं, इसके बाद मैंने कहा सारी पार्टियों के सामने नई चुनौतियां आएंगी। अब अगर सब आंकड़ों के आधार पर सब बंटवारे होंगे तो सारे जो केवल राजनीतिक समीकरण होते थे अब उनको बदलना पड़ेगा। तो इसके प्रभाव से कोई भी पार्टी बचने वाली नहीं है, कोई राज्य बचने वाला नहीं है। तो अभी क्या क्या एग्जैक्टली होगा ये अभी कहना देखना कठिन है, लेकिन बहुत कठिन दौर होगा।